स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का आज के इस क्लास में। और आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें आपको बताया गया है चौथा लेक्चर तक। और आज के इस क्लास में हम 5वें नंबर लेक्चर में देखेंगे। और इस 5वें लेक्चर में हमको आज पढ़ना है संधारित्रों का संयोजन। यानी कि अगर आप संधारित्र को संयोजित करते हो, जोड़ते हो, तो कब जोड़ोगे, क्या होता है जोड़ने का मतलब। आप ये समझ लो कि जब हमें कहीं भी धारिता बढ़ानी होती है तो हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक संधारित्रों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। या अगर हमको धारिता घटानी भी होती है तो हमें क्या करनी होती है, दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप सीधे सीधे समझ जाओ कि कहीं भी अगर धारिता बढ़ानी या घटानी होती है तो हम संधारित्रों का संयोजन करते हैं। क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। और संधारित्रों को संयोजन करने की जो विधि होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली नंबर जो विधि हो सकती है आपकी, तो वो आपकी क्या होती है, श्रेणी क्रम। अगर हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो आपकी धारिता क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी। अगर हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ें तो आपकी धारिता क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो आप देखोगे कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो धारिता का जो मान होता है बढ़ता है कि घटता है, और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारिता का मान जो होता है बढ़ता है या घटता है। और दोनों क्रियाओं को देखेंगे कि किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो चलो आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में क्या देखोगे, संधारित्रों के संयोजन में देखोगे। और ये बता दिया गया कि जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और इसमें आप देखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है संधारित्र का, और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है संधारित्र का। ठीक है, तो चलो हम सिंपल से पहले वाले टॉपिक पे चलेंगे कि आज का पहला यहाँ पे क्या होगा, जो हेडिंग होगा संयोजन में, ये क्या होगा, श्रेणी क्रम होगा। यानी कब आप देखोगे कि संधारित्र जो होगा श्रेणी क्रम में माना जाता है। तो उसके लिए क्या करोगे, संधारित्र में आपको पहले से बताया गया है कि यहाँ पे क्या होता है, जब क्या दो समांतर लाइन खींच दो, यानी कि ये आपका पहला प्लेट हो गया और ये आपका क्या दूसरा प्लेट हो गया। क्लियर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। और पहले प्लेट को हमेशा क्या करते हो, आवेश देते हो। क्या देते हो, प्लस क्यू आवेश देते हो। और जो दूसरा प्लेट होता है इसको हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं, इसी को संधारित्र कहते हैं। क्लियर, तो चलो हम यहाँ पे देख लें कि संधारित्रों के संयोजन में क्या क्रिया होने वाली है। यानी कि आपके पास अगर संधारित्र है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यानी कि कई संधारित्रों को जोड़ना है किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले आप क्या करो, संधारित्र ले लो। यहाँ पे हम पहला नंबर संधारित्र ले लिए। ठीक है, यहां पे हम क्या किए, पहला नंबर संधारित्र ले लिए। ध्यान से थोड़ा देखो, ये हमारे पास संधारित्र हो गया। ये संधारित्र का, पहले संधारित्र का ये पहला प्लेट है। हम इस प्लेट को क्या करते हैं, बाह्य स्रोत से प्लस क्यू आवेश दे देते हैं। क्लियर, और ये इसका दूसरा प्लेट है। श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, पहले संधारित्र के पहले प्लेट को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो वैद्युत प्रेरण की क्रिया होती है, तो इसके दूसरे प्लेट पे क्या होता है, माइनस क्यू चला जाता है। कितना जाएगा, माइनस क्यू। तो आप इस माइनस क्यू को नीचे नोट कर लो, ये माइनस क्यू इसको मिला, और इसको क्या मिला, आंतरिक पृष्ठ को प्लस क्यू। अब इसमें क्या, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को हम क्या करेंगे, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। क्लियर, और फिर दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ लेते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास अगर संधारित्र है तो इस क्रिया को आगे हम क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं। और अंतिम संधारित्र के अंतिम प्लेट को किससे जोड़ दोगे, पृथ्वी से जोड़ दोगे। किससे जोड़ोगे, पृथ्वी। ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। क्लियर, अब इसमें पहले संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हो तो वैद्युत प्रेरण की क्रिया के कारण दूसरा प्लेट क्या होता है, ऋणावेशित होता है। और जब ये ऋणावेशित है तो वैद्युत प्रेरण की क्रिया होगी तो ये क्या होगा, धन आवेशित होगा। फिर ये क्या होगा, ऋण आवेशित होगा। फिर ये क्या होगा, धन आवेशित होगा। फिर ये क्या होगा, ऋण आवेशित होगा। बात समझ में आई। अब इसमें हम बात करें कि इनकी धारिताएं सबकी अलग अलग हैं। ये जो पहला संधारित्र है इसकी धारिता क्या है, C1 है। दूसरा संधारित्र है उसकी धारिता क्या है, C2 है। ये तीसरा संधारित्र जो है उसकी धारिता क्या है, C3 है। आप देखोगे सबका आवेश समान है लेकिन धारिता क्या है बाबू, अलग अलग है।
तो आप अलग अलग देखोगे तो आपको बताया गया है C इज इक्वल टू होता है Q बाई V। तो देखो आवेश तो सबका समान है लेकिन धारिता सबकी अलग अलग है, तो ये तभी संभव है जब इसका प्रत्येक का विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी आप कह दोगे कि पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है ये आपका क्या होगा, V1 मान ले, क्या माने, V1। क्लियर। इसके बीच का जो विभवांतर देखोगे ये क्या हो जाएगा, आपका V2 हो जाएगा। क्लियर। और ये तीसरा जो संधारित्र है इसके बीच के विभवांतर क्या मान लोगे, V3 मान लोगे। यहां तक कोई डाउट है? देखो जब यहां पे हम संधारित्र की धारिता अलग अलग है और आवेश समान है तो प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर। जब अलग अलग होगा तो आप यहां से क्या ज्ञात कर सकते हो, कुल विभव ज्ञात कर सकते हो कि यानी कि इन सब के बीच एक अकेला विभव क्या हो सकता है। तीन संधारित्र हम लोग लिए थे C1 C2 C3 और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। और श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका एक बार और रिपीट कर देते हैं। यानी पहले संधारित्र के पहले प्लेट को क्या करते हो, किसी वैद्युत स्रोत के आवेश किसी वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हो और इसके दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं और दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे के पहले से जोड़ देते हैं। और आगे भी हमारे पास संधारित्र है तो आप ऐसे ही क्या करते, जोड़ते चले जाओगे और जो आखिरी संधारित्र आपका होगा उसके दूसरे प्लेट को आप किससे जोड़ दोगे, पृथ्वी से जोड़ दोगे। किससे जोड़ दोगे, पृथ्वी से जोड़ दोगे। बात समझ में आई? अब चलो यहां पे हमको क्या चाहिए, कुल विभव चाहिए। तो कुल विभव के लिए आप क्या कर सकते हो, क्लियर। तो कुल विभव के लिए आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू, ये मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर। V1 प्लस V2 प्लस V3 मिलेगा। और आप पहले से जानते हो, पहले से आपको बताया गया है कि C इज इक्वल टू होता है Q बाई V। तो आप V बराबर लिख सकते हो, ये V बराबर क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, V जब इधर जाएगा तो C इधर आ जाएगा, यानी Q बाई क्या लिखोगे, C। आप ध्यान से देख लो इस चीज को। उसी तरीके से आप V के स्थान पे Q बाई C नोट कर लो, Q बाई C नोट कर लो। लेकिन यहां पे देखो V1 है तो V1 है तो क्या मिलेगा, ये Q बाई C1 हो जाएगा। V2 है तो क्या होगा, Q बाई C2 हो जाएगा। V3 है तो क्या होगा, Q बाई C3 हो जाएगा। तो आप यहां से क्या लिखोगे, ये लिखोगे Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस ये मिलेगा Q बाई C3। अब यहां से क्या करें, ये Q बाई C तो है, आप यहां से Q को कॉमन करो तो ये मिलेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ध्यान से देख लो, ये आपका तुल्य धारिता देने वाला फॉर्मूला मिल गया कि अगर हमारे पास तीन संधारित्र हैं और तीनों के तीनों किस क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो उनकी जो तुल्य धारिता होती है वो क्या होती है, तुल्य धारिता का आप कह सकते हो जो व्युत्क्रम होता है उनके अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अगर हमारे पास इसी तरीके से सपोज कर लो हमारे पास चार संधारित्र C1 C2 C3 C4 और भी लेना हो C5, ये सबके सब किस क्रम में जोड़े गए होते हैं, ये सबके सब श्रेणी क्रम में जोड़े गए होते, तो हम तुल्य धारिता ज्ञात करते तो 1/C इज इक्वल टू लिखते 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5। तो जितने हमारे पास संधारित्र हों और सबके सब अगर क्या है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो आप आसानी से उसको इस सूत्र पे जोड़ के निकाल सकते हो। इससे एक बात ये क्लियर हो गया कि जब सारे के सारे संधारित्र हमारे पास क्या हो, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हों, तो जो तुल्य धारिता होती है ना वो सबसे कम धारित, इन श्रेणी क्रम में जोड़े गए जो धारिता है संधारित्र है उसकी जो सबसे कम धारिता, सपोज कर लो हमारे पास क्या होता जी, ये C1 का वैल्यू कुछ दिया होता, यहां पे सपोज कर लो C1 का वैल्यू दे दिया आपको 1 माइक्रोफैरेड दे दिया, C2 का वैल्यू कुछ दे दिया, ये दे दिया आपको 1.5 माइक्रोफैरेड दे दिया,
और C3 का वैल्यू दे दिया। C3 का वैल्यू कितना दिया? 2 माइक्रोफैरड दे दिया। तो आप समझ लो C का वैल्यू कितना होगा। आप सोच रहे हो जोड़ रहे हो तो बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं, आप इसको हल करके देखोगे तो हल करके चलो हम आपको दिखा देते हैं। जो C का वैल्यू आएगा, किसका वैल्यू आएगा? जो C का वैल्यू आएगा वो क्या होगा? इन तीनों से कम आएगा, इन तीनों से कम आएगा। चलो आप देख लो C1 का वैल्यू। चलो हम एक अलग एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? संधारित्र हैं। ये किस क्रम में जोड़े गए हैं? ये जोड़े गए हैं श्रेणी क्रम में। क्लियर? किस क्रम में जोड़े गए हैं बाबू? ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इनमें हम धारिता की बात करें, ये C1 है। C1 का वैल्यू चलो यहां पे 2 ले लें, ठीक है। C2 का वैल्यू क्या ले लें? 3 ले लें। और ये C4 है, C4 का वैल्यू कितना ले लो? 6 ले लो। क्लियर? जब इतना ले लेते हो और तुल्य धारिता चाहिए तो हमने सूत्र बताया 1/C इज इक्वल टू 1/C1, C1 का वैल्यू 2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा? एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, इससे डिवाइड करोगे 3, ये 2 और ये प्लस क्या हुआ 1। तो ये 1/C इज इक्वल टू ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 3 2 5 1 6, 6/6। ये डिवाइड करोगे तो 1, यानी कि आपको C का वैल्यू कितना मिला? 1 माइक्रोफैरड। देखोगे 3 को जोड़े हो तो आपको कितना मिला? 1 माइक्रोफैरड मिला है। यहां पे देखोगे इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 6 है। यानी अब सबको हटा के आप एक संधारित्र अगर इनके स्थान पे लगा दो तो ये अकेले काम कर जाएगा। वो कितने माइक्रोफैरड का होगा जी? ये होगा आपका C1 या C लिखो, ये क्या होगा? 1 माइक्रोफैरड का। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ही हम क्या करते हैं? संधारित्रों को संयोजित करके क्या कर सकते हैं? धारिता बढ़ा या घटा सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है इतनी से? ठीक है। यानी कि इससे ये स्पष्ट हो गया कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हम श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ेंगे तो आपका क्या 1/, के रूप में जोड़ोगे और 1/, के रूप में जोड़ोगे तो जो उसकी धारिता होगी उसमें लगे संधारित्र में सबसे कम जिसकी धारिता होती है उससे भी क्या होगी? कम आएगी। ठीक है। चलो आप आगे बढ़ लो। आगे बढ़ के यहां चेक कर लो कि समांतर क्रम संयोजन कब होगा, यानी संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कब होगा। तो आप यहां पे समांतर क्रम संयोजन में ये ग्राफ बना सकते हो कि इसमें भी हम लोग 3 संधारित्र C1 C2 C3 मान रहे हैं जिसकी धारिता है। उसमें क्या करोगे? समांतर क्रम संयोजन कब माना जाता है? कि जब क्या हो? सभी संधारित्रों का पहला प्लेट, जब सभी संधारित्रों का पहला प्लेट क्या हो? किसी एक बिंदु से जुड़ा हो। क्लियर? जब सभी संधारित्रों का पहला प्लेट क्या हो? किसी एक बिंदु से जुड़ा हो और दूसरा प्लेट क्या हो? किसी दूसरे एक बिंदु से जुड़ा हो। ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये पहला प्लेट है, ये पहला प्लेट है, ये क्या है? किसी एक बिंदु A से जुड़ा है। ये सभी इसके दूसरे प्लेट हैं, वो बिंदु किससे? B से जुड़ा है। तो हम करते क्या है? पहले प्लेट को प्लस Q आवेश देते हैं तो और दूसरे प्लेट को क्या किससे जोड़ देते हैं भाई? ये पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है। और इसकी धारिता देखो, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। अब यहां पे आप देखोगे कि जो यहां आवेश दिए हो ये इसका जंक्शन हो गया। जो आवेश Q दिए हो तो इधर कुछ आवेश जाएगा, इधर कुछ आवेश जाएगा, इधर कुछ आवेश जाएगा, जाएगा कि नहीं? एक ही आवेश Q दिए हो और ये 3 मार्गों में डिवाइड हो गया। तो मान लेते हैं कि इधर वाला जो आवेश गया ये कितना गया जी? प्लस Q1 चला गया। तो वैद्युत प्रेरण की क्रिया के कारण इसमें माइनस Q1 आएगा। इधर Q2 चला गया, ये प्लस Q2 है तो ये क्या होगा? माइनस Q2 आ जाएगा। ये इधर भेजोगे तो ये प्लस क्या होगा? Q3 आया तो ये क्या होगा? माइनस Q3। यानी कि Q ही डिवाइड हुआ है, यानी कि Q बराबर आप लिख सकते हो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्लियर? अब देखोगे कि सबका आवेश अलग अलग है, धारिता भी अलग अलग है, तो इनके प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा भाई? समान होगा। तब आप क्या करोगे? यहां से सूत्र लिखे हो C इज इक्वल टू होता है Q/V, तो आप Q बराबर लिखोगे तो ये मिलेगा CV। क्या मिलेगा? CV। तो Q के स्थान पे नोट कर लो, क्या ये हो जाएगा? CV इज इक्वल टू Q1 के स्थान पे क्या लिखोगे? C1 भी लिखोगे तो ये क्या दे देगा? C1 भी
प्लस Q2 के स्थान पे C2 भी, प्लस Q3 के स्थान पे C3 भी। अब यहां से क्या मिलेगा, ध्यान से देखें, ये आपको दिया C भी और यहां से हम भी कॉमन करें तो क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा, ये दे देगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये भी से भी क्या हो गया, कैंसिल। C बराबर देखो C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी जब हमारे संधारित्र क्या होते हैं, किस क्रम में जोड़े होते हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए होते हैं, तो तुल्य धारिता बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साधारण बीजगणित का नियम लागू हुआ है, यानी कि सभी धारिताओं का बीजगणितीय योग है ये, और ये तुल्य धारिता यहाँ पे प्राप्त हो गई। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मान लो इसका वैल्यू C1 का वैल्यू क्या होता, 5 माइक्रोफैरड होता। क्लियर, इसका वैल्यू क्या होता, 10 माइक्रोफैरड होता। इसका वैल्यू क्या होता जी, 6 माइक्रोफैरड होता। तब क्या बात बनती, तुल्य धारिता कितनी हो जाती है, यानी सबको निकाल के अकेला एक संधारित्र लगाना होता, तो इसके स्थान पे कितना रखोगे, 5 माइक्रोफैरड प्लस इसके स्थान पे 10 माइक्रोफैरड और इसके स्थान पे क्या होगा 6, और सबको ऐड कर दोगे तो ये क्या होगा 21 मिलेगा, ये 21 माइक्रोफैरड। यानी कि अगर हमको कहीं भी धारिता बढ़ानी होती है तो संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बात समझ में आई, यानी सबको हटा दोगे और एक आप 21 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा दोगे तो तीनों का काम अकेले ही करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से संधारित्रों का संयोजन किया जाता है, और ये आपका संधारित्रों का संयोजन बहुत ही आसान होता है, इससे आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लो, इसी तरीके का न्यूमेरिकल होगा, कुछ सर्किट दे देगा और इसमें आपसे कहेगा कि ए बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करोगे, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल भी ले लेते हैं। ठीक है, चलो ये अगर हम बात करें कि ये हमारे संधारित्र हैं, ये जोड़े गए हैं इस क्रम में, कुछ ऐसे डायग्राम है। देखो सिंपल सा एक सर्किट ले लेते हैं। देखो ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट सी है। इसमें अगर हम बात करें, यहां पे इसका वैल्यू कुछ दिया गया हो, चलो इसका भी वैल्यू मान लेते हैं C है, या चलो C1 ले लो, C1 बराबर इसका कुछ नाम ही दे दो बाबू, ये 2 माइक्रोफैरड का है। क्लियर, और ये आपसे कह रहा है ये C2 बराबर भी क्या है आपका, ये भी कह रहा है 2 माइक्रोफैरड का है। क्लियर, और ये आपका C3 है, और ये आपको दे दिया है कितना, ये आपसे कह रहा है 4 माइक्रोफैरड का है। तो कह रहा है कि ए बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। किसके बीच, ये क्वेश्चन कह रहा है ए बी के बीच क्या ज्ञात करनी है भाई, तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता का मतलब क्या हुआ, यानी कि सबको हटा के हम एक ही संधारित्र जोड़ना चाहते हैं तो कितने माइक्रोफैरड का जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ए बी के बीच तुल्य धारिता पूछा है, इसका मतलब सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लोगे, फिर लास्ट में इसको जोड़ेंगे। अगर ये BC के बीच पूछता तो आप इन दोनों को पहले जोड़ लेते, फिर क्या इसको लास्ट में जोड़ते। अगर AC के बीच पूछता तो इन दोनों को पहले जोड़ लेते। ठीक है, तो AB की जैसे जोड़ेंगे वैसे BC के लिए ज्ञात कर सकते हो। तो AB के लिए ज्ञात करना है तो आप देखो, ये देख के आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम क्रम डिसाइड करते हैं। तो AB के बीच ज्ञात करना, तो इस इधर से जाओ, इधर से हम इसको जोड़ रहे हैं, इधर से जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये संधारित्र का पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, दूसरा प्लेट का वायर देखो जाके दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा है। इसका मतलब ये दोनों संधारित्र क्या है, हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े गए। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसका दूसरा इसके पहले से जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो आप क्या करोगे, श्रेणी क्रम में आपको बताया गया है 1/C' ले लें तो ये आपको देगा 1/C1 प्लस 1/C2। ये 1/C1 का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोफैरड, प्लस इसका भी कितना है, 2 ही है। तो 1/C' इज इक्वल टू LCM 2, और 1 क्या होगा 2, तो आप डिवाइड करोगे तो 1, यानी C' का वैल्यू क्या हुआ 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ दिए, एक छोटा सा सर्किट बना लो। ये यहां पे ये देखो, ये आपका पॉइंट A था और ये आपका पॉइंट बी था। क्लियर, और इन दोनों को जब जोड़े हो तो ये आपको C' दिया है, C' का वैल्यू कितना मिला 1 माइक्रोफैरड मिला, और ये इसके साथ कनेक्टेड हो गया है।
क्लियर, ये आपके इसके साथ जुड़ गया है। और ये आपका C3 था जो कितना था 4 माइक्रोफैरड का था। ए बी के बीच पूछ रहा है, तो अब देखोगे इसका पहला इसके पहले से जुड़ा है कि नहीं, और इसका दूसरा इसके दूसरे से जुड़ा है। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, समांतर हो गए। तो समांतर हो गया तो हम तुल्य धारिता C बराबर लिख सकते हैं C डैश प्लस C3। C डैश का वैल्यू 1 है, 1 प्लस 4 यानी क्या मिलेगा आपको 5 माइक्रोफैरड मिल गया। यानी तुल्य धारिता AB के बीच कितनी 5 माइक्रोफैरड। यानी तीनों संधारित्रों को हटा के एक संधारित्र जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे 5 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र जोड़ देते हैं, तो वो क्या होगा इन तीनों का काम करेगा, तुल्य धारिता मिल गई। समझ में आया। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। या आप छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत आसान भी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जटिल जटिल सर्किट भी मिलेगा जिसमें आपको आप एग्जाम में देखने को मिलेगा। उससे पहले ही हम आपको बता देंगे और आप उसको अच्छे से तैयार कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जो पहले बताया गया है, रूल बताया गया है, रूल समझना चाहिए। आप रूल देखोगे तो ये क्या है आपका श्रेणी क्रम संयोजन का रूल हो गया, क्लियर। और ये आपका क्या हो गया, इधर वाला जो है ये समांतर क्रम संयोजन का हो गया। अगर रूल पता है तो क्वेश्चन कैसा भी होगा आप बना ले जाओगे, ठीक है। चलो